हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। एक वो सॉल्यूशन जिनमें राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक वो सॉल्यूशन जिसमें राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, दिस इज अंजलि सिंघानिया एंड इट्स योर चैनल सिंघानिया एजुकेशन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। हम बात किसकी कर रहे हैं? वो सॉल्यूशन जो दो लिक्विड को मिलाकर के बनाए हुए हैं। तो जब दो लिक्विड के सॉल्यूशन को हम देखो बाइनरी सॉल्यूशन पर ही कंसंट्रेट रहेंगे। अब हमको मोर देन 2 कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली हम लैब में बाइनरी सॉल्यूशन ही प्रिपेयर करते हैं। तो वी आर मोर कंसंट्रेटेड ऑन द बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे कि जब हम दो लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? पहले तो हम डेफिनेशन को समझते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड का वो सॉल्यूशन हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन, उनका जो कंपोजिशन होता है कुछ डेफिनेट कंपोजिशन पर ही वो ऐसा बिहेव करते हैं। उनका कंपोजिशन अगर चेंज होगा तो वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। तो हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड। और कैसे बॉईल करते हैं? एक प्योर लिक्विड जैसे बॉईल करते हैं। अभी समझाते प्योर लिक्विड कैसे बॉईल करता है। इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर और सॉल्यूशन। अभी देखो इसमें बहुत सी बातें हैं जो समझ में नहीं आई। पहली बात तो यही समझ में नहीं आया होगा कि बॉइल लाइक अ प्योर लिक्विड। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पढ़ते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि बॉइल क्या, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक कंटेनर लिया है, उसमें मैंने वाटर को फिल किया है। अभी तक हम जो कंटेनर ले रहे थे वो क्लोज कंटेनर ले रहे थे और उसमें हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, जो नॉर्मल जो भी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंटेनर को रखा हुआ था उसमें इवेपोरेशन हो रहा था। इवेपोरेशन के कारण से वेपर फेज में पार्टिकल थे और लिक्विड में भी पार्टिकल थे। तो वेपर के फेज के पार्टिकल जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा एक्सर्ट कर रहे थे उसको हमने बोला था वेपर प्रेशर। अब मैंने लिया है ओपन कंटेनर। क्या इस ओपन कंटेनर में भी वेपर प्रेशर होता है? तो आंसर है यस, होता है। मैंने आपको समझाया था कि ये जो प्रोसेस होती है दोनों डायरेक्शन में चलती है। इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल वेपोराइज होते हैं, साथ ही साथ कंडेंसेशन भी होता है। क्लोज कंटेनर में क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन जब कंटेनर ओपन होता है तो इक्विलिब्रियम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पार्टिकल स्केप आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से पार्टिकल जैसे कम होते जाएंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती जाएगी। प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन अभी भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो पार्टिकल एस्केप आउट करते जाएंगे तो इवेपोरेशन होता जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने यहाँ पे बर्नर लगा दिया, इसको हीट करना चालू कर दिया तो व्हाट वुड हैपन? हीट जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा देने लगी तो क्या होने लगे? पार्टिकल हीट होने लगे। पार्टिकल ने एनर्जी गेन करना चालू कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो पार्टिकल ने एनर्जी गेन की है वो कौन से पार्टिकल है? दैट आर द बल्क पार्टिकल, जो कि नीचे पड़े हुए हैं। उन पार्टिकल ने एनर्जी एक्सेप्ट की है क्योंकि वो पार्टिकल डायरेक्टली कांटेक्ट में है हीट एनर्जी के। अब ये पार्टिकल ने हीट एनर्जी को जैसे ही एब्सॉर्ब किया, इस पार्टिकल की आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पार्टिकल बल्क में होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। परंतु हीट एनर्जी देने पर क्या हो रहा है? ये पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या करेगा? वो पार्टिकल कूदेगा, बाहर निकलेगा, तो वो क्या होने लगता है? ऊपर आने लगता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, यहाँ पे आता है, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ 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 ऐसे आने लगता है।
अब ये पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए क्या होंगे, साइड के पार्टिकल इसको फिल कर देंगे। फिर से क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, साइड के पार्टिकल आके इन वैक्यूम को फिल करते रहेंगे। ये मैंने एक पार्टिकल का एग्जांपल लेके समझाया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो इस तरह से क्या होते जाएंगे, पार्टिकल ऊपर आते जाएंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, इवेपोरेशन का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और क्योंकि ऐसा हो रहा है तो वेपर फेज में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। वेपर फेज में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं तो क्या बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस continuously in the वेपर फेज। और वेपर फेज में ये पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हेंस वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब यहाँ पे एक प्रेशर और काम कर रहा है, वो प्रेशर कौन सा है, जो कि कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या कर रहा है, वापस से पार्टिकल को नीचे की तरफ भेज रहा है, वो कंडेंस हो जा रहे हैं। तो वो वाला जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, वापस से पार्टिकल को क्या कर देगा, नीचे भेजेगा। उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है क्योंकि, तो वो नीचे भेजेगा। पार्टिकल बहुत जल्दी से एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे, थोड़े होंगे लेकिन बहुत जल्दी से बहुत सारे पार्टिकल एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे। बट एक समय ऐसा आएगा कि ये वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा at a particular temperature, vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। और इस समय पर यहाँ से जो पार्टिकल वेपर फेज में जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी एस्केप आउट होने लगेंगे और जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर में जाने लगेंगे। और फिर आपने देखा होगा कि जब बॉइलिंग होती है तो लिक्विड ऐसे 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 मूव करता है कंटेनर में। क्यों करता है, क्योंकि वो पार्टिकल यहाँ पे वैक्यूम को भरने के लिए पार्टिकल नीचे आते हैं, नीचे से पार्टिकल ऊपर जाते हैं, वैक्यूम को भरने से पहले पार्टिकल नीचे आते हैं और जो एनर्जी लेकर के पार्टिकल ऊपर जाते हैं, तो लिक्विड ऐसे 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 मूव करने लगता है। तो ये लिक्विड कब ऐसा करने लगता है, उस वक्त क्या होता है, वेपोराइजेशन होने लगता है, मतलब लिक्विड चेंज होने लगता है इनटू द वेपर। और जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज नहीं हो जाता तब तक इस कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट हो जाता है वाटर का। 373.15 केल्विन होता है, केल्विन में ही काम करते हैं केमिस्ट्री में, तो केल्विन में लिखा है। तो इस समय पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो सारे के सारे पार्टिकल जब तक गैसेस स्टेट में बदलेंगे नहीं तब तक ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कांस्टेंट क्यों रहेगा, तो जितनी भी हम, क्योंकि हम तो कंटिन्यूअसली एनर्जी देते जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी किसके काम आ रही है, इसके जो स्टेट को चेंज करने के लिए काम में आ रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करने के लिए काम आ रही है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी
चली जा रही है। तो यहाँ पर जब तक सारा का सारा लिक्विड बॉईल ऑफ नहीं होगा तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर को ही हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो कभी भी लिक्विड बॉइल नहीं करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही वेपर प्रेशर होगा तभी लिक्विड बॉइल ऑफ करेगा। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एक प्योर लिक्विड पर। कब कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखना है, जब प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अब प्रेशर भी जगह जगह पे चेंज होता है, जैसे ही हम सी लेवल से अप साइड जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और सी के पास जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ये बात भी याद रखना। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.15 केल्विन होता है। कब होता है, जबकि प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तब ये 373.15 केल्विन पर बॉइल होने लगता है। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या देंगे, तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देंगे तो हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या देंगे, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric प्रेशर। और आपको पता है आजकल हम बार में यूज करते हैं, तो ये प्रेशर कितना होगा, 1.0135 बार, या हम बोलेंगे 1 atm। इस प्रेशर पर जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो कोई भी लिक्विड बॉइल करना चालू हो जाता है। अब ये एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वाटर के लिए होता है 373.15 केल्विन, ये आप ऐड कर दोगे। तो इस तरह से हर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ये आप पढ़ते हो बार बार, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड। क्योंकि किसी भी लिक्विड के लिए ये एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर मुझे लिक्विड दिए हो 3 और मुझे पता करना हो कि ये 3 लिक्विड कौन कौन से हैं, तो मैं उनका बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगी, बॉइलिंग पॉइंट की टेबल में देखूंगी 373.15 केल्विन आया तो मैं बोल दूंगी कि ये वाटर है। तो ये क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी प्योर लिक्विड के लिए। मैंने देखो अभी प्योर लिक्विड के लिए ही डिफाइन किया है, तो ये प्योर लिक्विड के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये बात मैंने पूरी बॉइलिंग को आपको अच्छी तरह से समझाया, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो टेम्परेचर होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पर जब तक कि सारा का सारा लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी पूरी डेफिनेशन है। देखो मैं ले रही हूँ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इनिशियली मैंने कोई भी कंपोजिशन लिया हो, जब हम क्या करते हैं, ये जो इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है मोलासिस से हम बनाते हैं, तो जब इसको सेपरेट करते हैं इसमें वाटर का कंटेंट भी होता है, तो हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का
हेल्प से इसको प्यूरिफाई करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होती है। तो बच्चों इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि हमने एक मिक्सचर लिया इथाइल अल्कोहल और वाटर का। जब हम इसको बनाते हैं इंडस्ट्रीज में ये फॉर्म होता है तो इसमें कंटेंट होता है वाटर का। अब हमको प्योर इथाइल अल्कोहल चाहिए। प्योर इथाइल अल्कोहल को लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कुछ इस तरह का कंटेनर होता है, उसमें हम भर देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को भरने के बाद यहाँ तक भरा हुआ है, मान लो अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इतना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, उन्हीं कंपोनेंट को हम इस मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट भरा, इसको क्या करना चालू किया, बॉईल करना चालू किया। ऐसा बर्नर यहाँ लगा दिया, इसको बॉईल करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं बॉईल करूंगी दोनों ही की वेपर निकलेगी, इथाइल अल्कोहल की भी वेपर जाएगी, वाटर की भी वेपर जाएगी। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वाटर की वेपर इस फ्रैक्शनल ट्यूब में से जाते जाते क्या हो जाएगी, थोड़ी और ठंडी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, वापस से लिक्विफाई होकर के H2O यहाँ पे वापस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, इथाइल अल्कोहल की क्या हो जाएगी, वेपर्स आएंगी। इस वेपर्स को इस ट्यूब में हमने कंडेंसर लगाया है, दिस इज कंडेंसर। अगर हम ये कंडेंसर लगाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत कूलिंग करता है, कूलिंग करने से लिक्विफाई हो जाएगा और यहाँ पे हम लिक्विड इथाइल अल्कोहल को कलेक्ट कर लेंगे, दिस इज इथाइल अल्कोहल। परंतु क्या होगा कि यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल आ रहा है ना, इसमें कुछ अमाउंट में अभी भी वाटर रहेगा। ये कंप्लीटली प्योर इथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर। इसलिए ये बात समझानी थी मुझे, डेफिनेट कंपोजिशन पर, मतलब इस जो वेपर रहेगी उसमें इसका रहेगा 95.6% और 4.4% करीब करीब इसका रहेगा। मैं एग्जैक्ट आपको फिगर देख के बता देती हूँ। 44.63 95.37 ये होता है 95.37 और ये आएगा 4.63%। तो इसमें अभी भी वाटर की वेपर है, ये पूरा प्योर हो ही नहीं सकता। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड से 100% प्योर कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर और इथाइल अल्कोहल इस कंपोजिशन पर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है। बात समझने की है कि इस कंपोजिशन पे जब इसका मिक्सचर में ये कंपोजिशन होगा उस समय ये क्या करेंगे, इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर भी इसका क्या होगा, 95.37% इथाइल अल्कोहल, 4.63% वाटर रहेगा और वेपर फेज में भी इसका कंपोजिशन इतना ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं द मिक्सचर बॉइल्स लाइक प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में क्या होता है, वाटर प्योर फॉर्म में है, ऊपर भी प्योर फॉर्म में है और उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। तो इस कंपोजिशन पर जब हम इसको बॉईल करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो अलग है, वो मैं लिख देती हूँ। क्या है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू है 351.15 केल्विन पर क्या होने लग गया है, ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर का मिक्सचर बॉइल होने लगा। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जब तक कंप्लीटली वेपर में चेंज नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर 351.15 केल्विन ही रहेगा।
तब तक, जब तक ये कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो जाए। इसी को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो अब बात ये आती है, क्या सभी कंपाउंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं? तो आंसर है नहीं। कुछ कंपाउंड ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, सारे के सारे कंपाउंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल था हमारा इथाइल अल्कोहल और वाटर का। अब ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर था आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बात समझाने जा रही हूँ, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये दोनों कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकता। हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हैं। ये जो मिक्सचर है H2O और इथाइल अल्कोहल का, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल दिया था आपको, तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैंने दिया भी किसमें था एग्जांपल, जो राउस लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कर रहे थे, उसमें मैंने इसका एग्जांपल दिया था। तो ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ तो बच्चों, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखे हैं, इस बात को समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी बनते हैं जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो उनका मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ईदर ऑफ द कंपोनेंट से कम होता है। ईदर ऑफ द कंपोनेंट से कम होता है। ईदर ऑफ द कंपोनेंट से कम होता है का क्या मतलब अभी समझाती हूँ। जैसे कि मैंने मिक्सचर लिया H2O और C2H5OH का, ये भी ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, तो इसलिए मैंने कंपोजिशन भी लिखा है। ये है यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है। कंपोजिशन मतलब जब मिक्सचर होगा 95.37% इथाइल अल्कोहल एंड 4.63% वाटर, तो इसका जो मिक्सचर होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 351 केल्विन। अब यदि हम प्योर वाटर का देखें तो इसका 373 है, और यदि हम C2H5OH का देखें तो वो क्या है 351 डिग्री केल्विन, 351 केल्विन है। तो क्या है, ये जो मिक्सचर बॉइल ऑफ हो रहा है इस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है। ईदर ऑफ द वन कंपोनेंट और बोथ कंपोनेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन ईदर ऑफ द एक कंपोनेंट से तो कम होगा ही होगा, दूसरे कंपोनेंट के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बराबर है लेकिन इससे कम टेम्परेचर पर ये बॉइल हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोला कि सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है। सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है, जबकि जो दोनों कंपोनेंट है वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल हो रहे हैं। तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दूसरा एग्जांपल और लिखा है, दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा मैंने लिखा है वाटर और ये लिखा है प्रोपाइल अल्कोहल। तो वाटर का वही 373 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल में ही रिपोर्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री में केल्विन में ही यूज करते हैं। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 370.19 केल्विन टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट। और जो मिक्सचर है वो दोनों के ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉइल ऑफ हो रहा है। तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है उनके कंपोनेंट से, इसलिए हमने इसको क्या बोला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका कंपोजिशन कितना है 72% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 28% वाटर होगा, तभी ऐसा बिहेव करेंगे। अगर ये कंपोजिशन इधर उधर होगा तब ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ये ऐसा बिहेव करेंगे। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों हुआ ये बात समझना है। इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हमने बोल दिया
लेकिन कम क्या हुआ, तो बात क्या है, कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, जब इसका वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm या 1.013 बार, ये तो कांस्टेंट है। अब अगर इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको 1 atm के बराबर करने में कम टेम्परेचर लगेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब इन दोनों के बीच में मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब राउल्स लॉ से कौन सा डेविएशन हो, पॉजिटिव डेविएशन हो। तो जब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है, तभी क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनते हैं। इसके अपोजिट बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल समझा देती हूँ, वाटर और HCl का मिक्सचर। HCl देखो गैसेस स्टेट में रहता है, आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये गैसेस स्टेट में रहता है, जब ये वाटर के संपर्क में आता है या वाटर वेपर के संपर्क में आता है तो ये लिक्विफाई होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, 188 केल्विन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट पे रहता है। तो अगर ये 100% प्योर है ना तो गैसेस स्टेट में रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन हम इसका वाटर में सॉल्यूशन बना देंगे तो क्या होगा, 188 केल्विन, तो इसका प्योर का होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। उससे कम डिग्री पे है, उससे कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, ये 188 केल्विन है, उससे कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विफाई होता है। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। जब भी ये मिक्सचर बना दे, किस कंपोजिशन में मिक्सचर बना दे, 20.3% हम क्या लें, HCl, और बाकी का बचा हुआ 79.7% हम ले वाटर। इस कंपोजिशन पर ये एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है और ये जो सॉल्यूशन है 383 केल्विन पर बॉइल होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम इससे, तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन मिक्सचर क्या हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल अप हो रहा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नीचे के एग्जांपल पे आओ, क्योंकि दोनों एग्जांपल बहुत कॉमन है ये एग्जांपल पूछे जाते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, CUET के एग्जाम में बैठो, JEE में बैठो, नीट में बैठो, सब में आते हैं ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। तो वाटर और HNO3 का भी मिक्सचर, अगर हम HNO3 68% है, मतलब बचा हुआ क्या होगा, वाटर, तो इसका मिक्सचर भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। यहाँ पे देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, HNO3 का 359 केल्विन है, लेकिन जो मिक्सचर है वो 393 केल्विन से पर बॉइल ऑफ हो रहा है। मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो सेपरेटली ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब कोई भी सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको मिलाने के बाद में वो क्या होगा, वेपोराइज कम होगा। मतलब जब वाटर में हम एसिड मिलाते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो वेपर फेज में वेपर कम रहती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इस प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देना पड़ेगी। ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देंगे तभी जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि ये ज्यादा पे बॉइल ऑफ हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, ज्यादा पे मतलब दोनों जो कंपोनेंट है उनके सेपरेटली बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर बनाने पर ज्यादा उसका क्या आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब डेविएशन कौन सा होगा, राउल्स लॉ से डेविएशन कौन सा होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं,
मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल दिया था। तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो कौन से टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करता है, विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यही इसका एक्सप्लेनेशन था। अब बाकी तो आप सब कुछ लिख सकते हो, बहुत सारी बातें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्सिंग एज क्या था? डेल्टा मिक्सिंग एज इज लेस देन 0 था। डेल्टा मिक्सिंग बी क्या था? लेस देन 0 था। यहाँ पे डेल्टा मिक्सिंग एज क्या था? ग्रेटर देन 0 था। डेल्टा मिक्सिंग बी क्या था? ग्रेटर देन 0 था। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए लिख देना ए स्लैश बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिक्सचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो मिक्सचर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी वो क्या होगा? लेस होगा। और यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख देना ए स्लैश बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है और ए बी के अंदर ज्यादा है। और बात लिख देना, और बात लिख सकते हो, पी टोटल कैलकुलेटेड क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। पी कैलकुलेटेड कम होगा, पी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? पी कैलकुलेटेड ज्यादा होगा और पी एक्सपेरिमेंटल कम आएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं इसके ग्राफ का डिफरेंस। यहाँ पर मैंने मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का ग्राफ बनाया है, यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का ग्राफ बनाया है। कल हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था HNO3 और वाटर का, इधर एग्जाम्पल लिया था इथाइल अल्कोहल और वाटर का। तो यहाँ पे बस डिफरेंस ये क्या है कि मैंने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट नहीं करके परसेंटेज पे किया है, क्योंकि जब हम एजोट्रोपिक मिक्सचर की बात करते हैं तो वहां परसेंटेज में उसका देख रहे हैं कंपोजिशन, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वेपर प्रेशर और ग्राफ प्लॉट किया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पर 4.63% वाटर है और बाकी बचा हुआ रेस्ट ऑफ द इथाइल अल्कोहल है। अगर ये मिक्सचर है तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त इस मिक्सचर का देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। अगर ये इस पे मैंने कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दिया है, तो इसका वेपर प्रेशर इतना है। अगर मैं इसके मान लू कि 1 atm प्रेशर है तो 1 atm तक पहुंचाने के लिए इसको इतना वेपर प्रेशर और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगी? हीट एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाएगा और ये सॉल्यूशन बॉइल ऑफ करने लगेगा। वहीं पर हम बात करते हैं इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ में क्या है, ये जो पॉइंट है इस कंपोजिशन पर इसका वेपर प्रेशर इतना है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अभी हम इसको हीट एनर्जी नहीं दे रहे हैं। जब हम हीट एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इंक्रीज हो, इस जगह तक पहुंचेगा, तब ये सॉल्यूशन बॉइल होना स्टार्ट करेगा। यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर पहुंचाने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देना पड़ेगी। इसका मतलब ज्यादा देर तक हमको गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ पे इन दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, इन दोनों ही कंपोनेंट का, क्योंकि प्योर लिक्विड का इधर है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में कम टेम्परेचर लगेगा। तो इन दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वो कहाँ से देखेंगे ना? यहाँ से देखेंगे।
इसको इतना बढ़ाना पड़ेगा, इसको इतना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको कम हीट देना पड़ेगी, इसको कम हीट देना पड़ेगी, इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगी। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा दोनों कंपोनेंट से। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। और इस तरह से हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप के कंपैरेटिव पॉइंट्स भी कर लिए हैं। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, ये पूछा जाता है, तो हमको हमारे नंबर को पूरा श्योर करना है। दूसरी बात, एमसीक्यू भी आते हैं इस टॉपिक से। मुझे मालूम है एनसीईआरटी में बहुत क्लियरिटी से लिखा हुआ नहीं है ये टॉपिक, तो बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। बाय बाय।